में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे तुम लोग को लिमिटिंग ग्रेडियंट का। मान के चलते हैं कि लोगों को लिमिटिंग ग्रेडियंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। वैसे हम तुम लोग की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए हम ये टॉपिक यूज नहीं कर रहे। जैसे एक टॉपिक है छोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इस चीज को हम डिस्कस तो करना चाहते हैं, मेडिकल वाले में मैंने डिस्कस भी किया है, लेकिन हम ये तुम्हारे लिए डिस्कस नहीं करना चाहते अभी। इसको मेंशन करेंगे हम, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी तुम लोग जो क्वेश्चन सॉल्विंग करो, वो क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त बस एक चीज करो कि जो मोल मोल एनालिसिस हम लोग अप्लाई करके चल रहे हैं, केवल उस चीज को अप्लाई करके चलो। क्योंकि जैसे जब हम लोग मोल मोल एनालिसिस वाले पार्ट को यूज करते हुए चलेंगे, तो क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही आएगा तो अपना क्वेश्चन आराम से कैलकुलेट हो सकता है, गलती के चांसेस नहीं है। बट जो अपना पीओएससी है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये मेथड बहुत सिंपल टाइप का है, बहुत ही सिंपल का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इसी चीज का है, जब भी कभी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल होता है तो ये मेथड फेल कर जाता है। और अगर मोल कंसेप्ट का सवाल आता है तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल बाय डिफॉल्ट 90% चांसेस है कि लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल होगा। तो ये मेथड आसान होने की वजह से लोगों को अच्छा लगता है, लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसे ही काम कर लें, और ये आदत खराब कर देता है उनका। और लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल आएगा, आप गलती करेंगे ही करेंगे सवाल में। तो हम नहीं चाहेंगे कि लोग अपना हैबिट खराब करें लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट को यूज करने के लिए, मतलब ये पीओएससी वाले पार्ट को यूज करने के चक्कर में। तो ये टॉपिक हम अभी के लिए थोड़ा होल्ड पे डाल रहे हैं। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक हम चाहेंगे कि तुम लोग वर्कशीट नंबर 6, 7, 8 तक बना लो, और जो अभी तक तुम लोग को क्वेश्चन दिए थे उन सारे क्वेश्चन को एक बार ढंग से सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हारा मोल मोल एनालिसिस या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो अच्छे से हो जाए। एक बार वो पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हम इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन के लिए डालेंगे, और ये बता देंगे किस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन जब होगा तभी ये सवाल अप्लाई करना है, या तभी ये टेक्निक अप्लाई करना है। जब एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन होगा, तो किस सर्टेन टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जब हम लोग को ये मेथड अप्लाई करते हुए काम करना है, फिर हम लोग उन क्वेश्चंस को आराम से वहां पे डील कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब ये नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मतलब एटम कंजर्व होते हैं। तो लॉजिकली अगर बात करें तो एटम एटम कंजर्व होने का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट वाले साइड में और प्रोडक्ट वाले साइड में, मान लेते हैं कोई एलिमेंट ए है, तो जो रिएक्टेंट के साइड में एलिमेंट ए का टोटल नंबर होगा, प्रोडक्ट के साइड में भी एलिमेंट ए का टोटल नंबर एग्जैक्टली उतना ही बन जाएगा, एग्जैक्टली। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये कि रिएक्शन कंप्लीटली खत्म होना चाहिए। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीटली खत्म होगा, तभी जाके तो सारे के सारे एटम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये चीज बचपन से सुना होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एटम्स को जैसा रखे हैं वैसे ही रखते हुए काम करेंगे। तो जैसा रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स था, वैसे ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स होगा। मतलब नंबर ऑफ एटम्स चेंज होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। नंबर ऑफ एटम हमेशा फिक्स्ड होगा। तो नंबर ऑफ एटम फिक्स्ड है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में डिस्कस करते हुए काम कर रहे होते हैं। कोई डिफरेंस का चीज नहीं है यहाँ पे। तो बस उस चीज में हम लोग को एक ही काम करना होता है, रिएक्टेंट के साइड में किसी एक एलिमेंट के एटम्स को प्रोडक्ट के साइड के एक एलिमेंट के एटम से हम लोग रिलेट करके काम कर लेते हैं। तो एक प्रोडक्ट के साइड में टोटल जो एलिमेंट का एटम्स है, जैसे उसको रिएक्टेंट से रिलेट करेंगे तो अपने आप अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। तो इसीलिए ये मेथड हम लोग काफी सिंपल मानते हैं। है भी सिंपल एक्चुअल में, लेकिन आदत खराब कर देगा, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल नहीं होना चाहिए, कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए, इनकम्प्लीट रिएक्शन का सवाल नहीं होना चाहिए। जब सवाल पूछता है तो मोस्टली इन्हीं दोनों पार्ट से सवाल पूछता है। तो दोनों पार्ट से जब सवाल पूछता है और मेरा पीयूएससी उधर फेल करता है, तो हम क्यों अपनी आदत खराब करें। तो हम इस टॉपिक को अभी के लिए होल्ड पे रखेंगे। बुकलेट में हम तुम लोगों को मेंशन कर देंगे कि पीयूएससी, जैसे तुमने देखा होगा सेक्शन वाइज जो बुकलेट बनाया है हम लोगों ने, उसमें जो पीओएससी है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चन को तुमको मोल मोल एनालिसिस से ही बनाना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को उसमें देख लेंगे, शायद एक क्वेश्चन ऐसा है जो मोल मोल एनालिसिस से नहीं बनेगा। उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस को हम लोग आराम से पीओएससी से बना सकते हैं। तो उस पार्ट को भी तुम लोग को नॉर्मली सॉल्व करना है। फिर जब पीओएससी बनाएंगे बताएंगे, तो पीओएससी के बेसिस पे भी वो दो तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो तुमको मालूम पड़ जाएगी पीओएससी हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हुए काम कर सकते हैं।
तो एक ये टॉपिक, दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट, और तीसरा परसेंटेज कैलकुलेशन। वैसे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, उन तीनों को हम लोग सबसे लास्ट में आराम से डिस्कस करेंगे। सर मिक्सचर वाला भी एक बता दीजिए। मिक्सचर का मोलर मास ना? सर मिक्सचर का जो कंपोजिशन का जो हम लोग निकालना रहता है परसेंटेज। हाँ, तो वही परसेंटेज कॉम्पिटिशन, वही तो 2-3 टॉपिक्स बोल रहे थे, ये तीनों चीजों को डील करना है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग आज पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला पार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, हम चाह रहे थे कि मोल एनालिसिस हो जाए, फिर हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे आराम से। तो एक तो ये पार्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। जैसे इसको सिंपली ऐसा समझो, मान लो हम लोग के पास कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा, तो कैल्शियम कार्बोनेट में एक तो जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब दे सकता है आराम से। वैसे ठीक है, सबको इतना आइडिया होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। अब तक कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास नंबर 100 होगा, मतलब मोलर मास 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो अगर ये चीज पे आए तो कैल्शियम कितना है तो 40 ग्राम के बराबर, कार्बन कितना है 12 ग्राम के बराबर, ऑक्सीजन कितना है 48 ग्राम के बराबर। तो जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग परसेंटेज, तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, तो गिवन अमाउंट बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। तो बेसिकली अगर हम लोग किसी कंपाउंड के परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन का मतलब एक कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट्स का उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंटेज बाई मास है, इस चीज को हम लोग आराम से परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम वाले केस में मास कितना दे रखा, 40। मतलब अगर हम लोग एक कैल्शियम कार्बोनेट लेके चलते तो उसमें कैल्शियम का मास 40 के बराबर निकल के आता। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम अगर हम लोग निकालते तो उस केस में मास ऑफ कैल्शियम लिख सकते थे डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास का मतलब है कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल की बात, तो टोटल मास मतलब मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100 लिख सकते थे, जो कि बेसिकली 40/100 इंटू 100 के बराबर आता। तो यहाँ से 40% कैल्शियम है। ऑब्वियस सी बात है, 100 ग्राम लेके चलते जिसमें 40 ग्राम कैल्शियम है, तो कैल्शियम का परसेंटेज कितना हो गया, तो 40%। सिमिलर टाइप से कार्बन की बात करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन। तो 100 ग्राम में कितने कार्बन है, 12 के बराबर। 12/100 इंटू 100, इसका मतलब 12% कार्बन है अपने पास। एंड अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो कितना ऑक्सीजन है, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन है। 48 बाई टोटल मास इंटू 100, ये चीज अपना ऑक्सीजन वाले पार्ट का परसेंटेज निकल के आ जाता है। तो परसेंटेज का हम लोग बेसिक फंडा क्या सीखे हैं बचपन से आज तक, परसेंटेज का मतलब है गिवन मास बाय टोटल मास इंटू 100, ये अपना परसेंटेज होता है। तो कैल्शियम का मास बाय टोटल मॉलिक्यूल का मास इंटू 100, ये अपना परसेंटेज ऑफ कैल्शियम हो गया। मास ऑफ कार्बन बाई मास ऑफ टोटल मास इंटू 100, ये अपना परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया। सिमिलर टाइप से मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100, ये अपना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन में। बट इसमें एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन होता है जो ध्यान रखना होता है। जैसे बुकलेट में जब कुछ होमवर्क देंगे उसमें सारा क्वेश्चन को देखना है एक बार। ये सवाल ने पूछेगा फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। एक स्टैंडर्ड सवाल को फ्रेम करने का तरीका होता है, फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक अननोन कंपाउंड एक्स, जिसके अंदर एक आयरन का स्पीसीज है या एक आयरन का एटम है, ऐसा मेंशन किया। फिर जिसके अंदर आयरन का परसेंटेज कुछ दे रखा, मान लो 20% के बराबर है। तो कोई भी एक कंपाउंड एक्स है, उसके अंदर आयरन का परसेंटेज 20 के बराबर है, तो उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। तो इस तरह के कैलकुलेशन में एक एजम्पशन मान के चलना होता है हम लोगों को कि हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस कंपाउंड एक्स के अंदर हम लोग के पास आयरन का केवल एक एटम एग्जिस्ट करेगा। तो अगर केवल एक एटम एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में आयरन का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ Fe इज इक्वल टू, हम लोग आराम से मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एक्स ले सकते हैं, इनटू 100 कर सकते हैं। तो यहाँ से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें मान लो आयरन वाले पार्ट का परसेंटेज 20 दे रखा,
एक एटम आयरन का मानते हैं, तो एक एटम का मतलब हो गया 56 ग्राम मास, नीचे मोलर मास को m से मल्टीप्लाई, मतलब m के फॉर्मूले पे छोड़ दिया, इनटू 100। तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 28। इसका मतलब मोलर मास वाला पार्ट अपना 280 के बराबर आराम से कैलकुलेट करके काम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को फ्रेम करने का एक सिंपल सा तरीका होगा। अगर हम लोग को परसेंटेज वैल्यू दे रखा किसी भी एक एटम का या एक एलिमेंट का, और उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा ये मान लेंगे कि कंपाउंड का मोलर मास m है, और उसके बाद ऐसा मान के चलेंगे कि उस एटम का, मतलब उस एलिमेंट का एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया कि उस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं, तो अगर दो एटम है तो दो एटम का मास ले लेते, टू मास ऑफ टू एटम्स ऑफ आयरन बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो ये एक छोटा सा पार्ट होता है जो एक्चुअल में जैसे कोई टॉपिक नहीं है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हर जगह पे एक टॉपिक बना के दिया जाता है, बट यार परसेंटेज निकाल रहा, बचपन से यही तो सीखा है जिंदगी भर, परसेंटेज निकालो, रेशियो निकालो, तो ये सब चीजें कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं। परसेंटेज मतलब एक गिवन मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग के एक एटम के या फिर एक एलिमेंट के मास का क्या परसेंटेज है। तो जब हम लोग हर एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालेंगे, तो इस चीज को हम लोग कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं। टोटल 100% में एक एलिमेंट का परसेंटेज 20 है, दूसरे का 40 है, तीसरे का 20 है, चौथे का 40 है, ऐसा बोल दिया अगर, या 40 तो हो भी नहीं सकता, मान लेते हैं दूसरे का 40 स्टार्ट हुई 80, हाँ दूसरे का, चौथे का 20 है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में सारे एलिमेंट्स के हम लोग केवल मास परसेंटेज को मेंशन कर दिए, इस चीज को हम लोग जनरली परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं। अगर किसी को इस टॉपिक में कोई पॉइंट पूछना है या कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज ये टॉपिक मतलब वर्बल टॉपिक है मेरे हिसाब से, इसमें कुछ नोट डाउन करने लायक नहीं होता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, बस मास परसेंटेज निकालना है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है जिंदगी में। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, और अगर डाउट नहीं तो एक और छोटा टॉपिक है हम लोग का एवरेज मोलर मास, इस चीज का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे आज। फिर उसके बाद हम लोग आराम से कंसंट्रेशन टर्म पे चले जाएंगे। चलो भाई, अगर डाउट नहीं है तो ये हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डाल दो एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास। चलो ध्यान दो, जैसे एक चीज बताओ भाई शाश्वत, एक चीज बताओ, 2 और 4 का एवरेज क्या होगा? बता भी जल्दी, 2 और 4 का एवरेज क्या होगा? सुदीप? सर 3। 3 कैसे निकाला? 2 + 4/2। बाई 2 क्यों किया, बाई 3 क्यों नहीं किया यार? सर दो ही है। दो नंबर दो ही, दो ही नंबर दे रखा है। हम्म। जैसे मान लो ऐसा करते, एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 2 है, तीसरा नंबर 4 है, और हाँ ठीक है 3 ही नंबर लेते हैं। तो यहाँ एवरेज निकालते वक्त क्या करते, तो 2 + 2 + 4 डिवाइड बाई 3 करते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते थे 2 × 2 + 4/3। तो ये बेसिक कैलकुलेशन भी एवरेज का हम लोगों ने लास्ट क्लास में, शायद क्लास 10th में, मीन मीडियन मोड, वहां पे इस तरह का पार्ट कैलकुलेट किया होगा। एग्जैक्टली सेम टाइप की चीज है यहाँ पे, हम लोग जैसे एवरेज यहाँ निकाल रहे हैं, तो सिमिलर टाइप से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वर्ड एवरेज मोलर मास, मतलब हम लोग बेसिकली मोलर मास का एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ करना क्या होता है, बस इस चीज को मेंशन कर रहे हैं। जैसे मान लो दो स्पीसीज दे रखे ए और बी, ए वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग Na के बराबर दे रखे, एक मिनट, हाँ, ए वाला जो पार्ट है उसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग Na के बराबर दे रखे, और उसका मोलर मास वाला पार्ट Ma के बराबर है।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वाला पार्ट एनबी से मेंशन कर दिया और इसका मोलर मास वाला पार्ट एमबी से मेंशन कर दिया। तो एवरेज निकालने का मतलब है हम लोग बेसिकली मास का एवरेज एवरेज मोलर मास मास का एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग। तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उन सारे के सारे स्पीसीज के मास को एड अप करेंगे। तो एड अप करने का मतलब है टोटल मास जो होगा ए वाले पार्ट का वो बेसिकली एन ए इंटू एम ए के बराबर हो जाएगा। सिमिलर टाइप से टोटल मास ऑफ बी जो है वो आराम से एन बी इंटू एम बी के बराबर हो जाएगा। तो जब हम लोग एवरेज मोलर मास निकालेंगे तो एवरेज मोलर मास का मतलब है कि हम लोग एक कंटेनर के अंदर ए भी लेके चल रहे हैं बी भी लेके चल रहे हैं और इस मिक्सचर वाले पार्ट का मोलर मास निकाल रहे हैं। तो एवरेज मोलर मास बोलो या फिर मिक्सचर का मोलर मास बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आराम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एवरेज मोलर मास या फिर मिक्सचर का मोलर मास will be equal to total mass of the system। इस सब के मास को एड अप कर दो तो टोटल मास निकल के आएगा। मतलब Na इंटू एम ए प्लस एन बी इंटू एम बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर लो। मतलब बेसिकली Na प्लस एन बी के बराबर आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो जब दो कंपोनेंट्स होंगे जिसमें केवल ए और बी है तो वहां से हम लोग एवरेज मोलर मास आराम से इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो दो से ज्यादा कंपोनेंट है तो इन जनरल हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। जितने कंपोनेंट्स है वो ले लो डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। इस टाइप से हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम करेंगे। ध्यान यही रखना N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। लेकिन क्योंकि हम लोग ए और बी के टर्म में मेंशन कर रहे हैं तो हम लोग इसलिए ऊपर के वैल्यू से काम करते ये कंसिडरेशन ले रहे हैं। तो एवरेज मोलर मास का मतलब हम लोग एक मिक्सचर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स के मोलर मास को एवरेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एवरेज का जैसे एक चीज देख लो, एक छोटा सा बस एनालिसिस है, कंक्लूजन है बेसिकली। जब 2 और 4 था तो इसके एवरेज 3 निकल के आया। तो हम लोग का लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट क्या है 4। तो एवरेज का कहाँ पे आया, बीच में 3 आया। 3 क्यों आया, क्योंकि हम लोग दोनों का एक एक नंबर लेके चल रहे थे। मतलब जो भी हम लोग वैल्यू लेके चल रहे थे उस वैल्यू से एसोसिएटेड नंबर ऑफ ये पॉसिबिलिटीज या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग वन इक्वल लेके चल रहे थे। तो जब इक्वल पार्टिकल्स लेके चले थे तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में वैल्यू आया। लेकिन दूसरे वाले केस में 4 2 6 2 8/3 8/3 का मतलब हो गया कि हम लोग 2.66 की बात कर रहे हैं। तो अभी भी हम लोग लोअर लिमिट 2 ले रहे हैं और अपर लिमिट 4 ले रहे हैं, बट हम लोग का जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट 3 निकल के नहीं आ रहा। तो एवरेज का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। एवरेज का मतलब होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का कोई वैल्यू। हमेशा आंसर लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में आना चाहिए। उसके नीचे आया तो भी कैलकुलेशन गलत है, उसके ऊपर आया तो भी कैलकुलेशन गलत है। साथ ही साथ एक हम लोग छोटा सा ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। जैसे मान लो हम इन कैलकुलेशन को नीचे कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। ऐसा दे रखा 2 2 4 तो अपना वैल्यू आया था 8/3। अगर ऐसा लेते 2 4 4 तो वैल्यू आता 4 4 8 2 10 मतलब 10/3। 8/3 का मतलब हो गया 2.66 और 10/3 का मतलब हो गया 3.33। तो जब हम लोग पहले वाले केस में जो 2 वाला पार्ट है उसके नंबर ऑफ स्पीसीज 2 के बराबर रखे और 4 वाले पार्ट के नंबर ऑफ स्पीसीज 1 के बराबर रखे तो अपना जो मिड पॉइंट था 3, उससे हम लोगों का वैल्यू थोड़ा छोटा हो गया 2.66। जब हम लोग नीचे वाले केस में जो वैल्यू है 2 और 4, इसमें 2 वाले पार्ट का नंबर ऑफ स्पीसीज 1 के बराबर रखे जबकि 4 वाले पार्ट का नंबर ऑफ स्पीसीज 2 के बराबर रखे, तो अपना जो वैल्यू है वो अपने मिड पॉइंट से थोड़ा 4 की तरफ शिफ्ट कर गया। तो ऑब्जर्वेशन केवल एक छोटा सा ये है कि अगर हम लोग एक सर्टेन वैल्यू से एसोसिएटेड नंबर्स को बढ़ा देंगे या नंबर ऑफ अक्रेंस को बढ़ा देंगे तो उस केस में जो एवरेज है वो मिड पॉइंट से जिधर ज्यादा अक्रेंस का पार्ट होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जब 2 वाले पार्ट को रिपीट किया तो अपना जो एवरेज है वो 2 की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया, मतलब मिड पॉइंट से 2 की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर 4 वाले पार्ट को रिपीट किया
तो अपना जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट से 4 की तरफ शिफ्ट हो गया। जितना ज्यादा 4 वाले पार्ट को बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा हम लोग का वैल्यू मिड पॉइंट से 4 की तरफ मूव करता जाएगा। जैसे 2 के साथ 4 4 4 4 ले लेते हैं, तो इस केस में टोटल वैल्यू कितना होगा 10 प्लस 8 मतलब 18/5। 18/5 कितना हो जाएगा तो 3.6। तो पहले वैल्यू कितना आया था 3.3, अभी वैल्यू कितना आ रहा है 3.6, मतलब अपना वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो पहले 3.3 था, अभी 3.6 हो गया, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज को 2 की जगह पे 4 ले लिया है। 2 वाला पार्ट अभी 1 है, मतलब जहाँ पे वैल्यू 2 था उससे एसोसिएटेड नंबर ऑफ अकरेंस 1 है, लेकिन 4 वाले पार्ट से एसोसिएटेड अकरेंस 4 के बराबर हो गया। तो अपना एवरेज मिड पॉइंट से और ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट करता चला गया है। कभी कभी इस लॉजिक को क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करना। अगर मान लो ऐसा दे रखा, क्या कैलकुलेशन लेके चले हैं, ठीक है, मान लो ऐसा दे रखा कि एसिटिक एसिड है अपने पास, ठीक है। एसिटिक एसिड का मोलर मास हम लोगों ने बहुत बार कैलकुलेट किया है, इसलिए हम एसिटिक एसिड को यूज करते चल रहे हैं। मान लो एसिटिक एसिड दे रखा, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3COOH, जिसका मोलर मास होता है 60 के बराबर। और मान लेते हैं कि हम लोग के पास ग्लूकोज दे रखा, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 80 के बराबर। एजम्पशन लेके चलते हैं कि दोनों का एक एक मोल है, तो जब दोनों का नंबर ऑफ अकरेंस सेम होगा तो अपना जो एवरेज है वो एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट में आएगा। तो 60 और 80 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना दिमाग चल रहा होगा तुम लोग का 120 120। तो इसमें 120, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मिड पॉइंट आराम से 120 निकल के आ गया। मान लो एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग CH3COH का 2 ले लेते हैं और ग्लूकोज वाले पार्ट को 1 रखते हैं। तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट अगर लॉजिकली बात करें तो उसका ऐसा करना, टोटल अकरेंस कितने हो गए, तो 2 + 1 3। तो 60 से लेके 180 के बीच का जो गैप है उसको 3 से डिवाइड करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, वो वैल्यू अपना आंसर निकल के आ जाने का है। मतलब अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो टोटल गैप जो है वो 120 के बराबर है, तो उसको 3 से डिवाइड किया। तो जब 3 वाले पार्ट से हम लोग डिवाइड करके चलेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आना है, तो 40 के बराबर का वैल्यू निकल के आना है। तो जब हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को बस यही ध्यान रखते हुए काम करना होगा कि अपना जो एवरेज है वो 60 के साइड से एड अप होने के टेंडेंसी में रहेगा। तो उसमें बस करना कुछ नहीं होता है, जिसका अकरेंस ज्यादा है उधर वाले साइड में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका अकरेंस कम है उधर वाले साइड में 2 वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करते हैं। मतलब जो हम लोग का ये 120/3, मतलब टोटल गैप का 60 से लेके 180 के बीच के गैप का जब हम लोग थर्ड पार्ट निकाले 40, इस 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको 60 में ऐड कर दो, इसका मतलब टोटल 100। ये अपना एवरेज मोलर मास निकल के आ जाएगा। जो बचपन से हम लोग एवरेज कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये सब उन्हीं चीजों का ऑब्जर्वेशन है। तुम लोग बचपन से बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस सबको ऐड अप किए, टोटल नंबर ऑफ ये ऑकरेंस से डिवाइड किए तो अपने एवरेज निकल गया। लेकिन लॉजिकल एप्टीट्यूड इस तरीके से बात नहीं करता। लॉजिकली हम लोग जब एवरेज की बात करते हैं तो जो अपना अकरेंस था 2 और 1, 2 वाला पार्ट पूरे के पूरे एवरेज वैल्यू को 60 की तरफ 2 गुना रखना चाहेगा और 180 की तरफ 1 गुना रखना चाहेगा। तो 1 गुना और 2 गुना रखने का मतलब क्या है कि अपना टोटल गैप 120 के बराबर है, इस पूरे 120 वाले पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करो इक्वल। तो 3 पार्ट का मतलब 40 40 40। तो जिधर साइड का नंबर ऑफ अकरेंस कम है और जिस रेशियो में कम है 2:1 रेशियो में कम है, इसका मतलब जितना पार्ट में डिवीजन किया था टोटल आउटकम्स को उसका 2 पार्ट हम लोग 180 से दूर कर देंगे, या फिर एक पार्ट हम लोग 60 वाले पार्ट से नजदीक करके चलेंगे। तो 60 में 40 ऐड कर दो, आराम से अपना वैल्यू 100 के बराबर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग चलाना सीखो। इन सब कैलकुलेशन को माइंड में किया करो कभी कभी। जब माइंड में करेंगे तो आपका कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होगा, बहुत सारे सिचुएशन तो आप दिमाग में सोच पाएंगे। केवल रटने वाला काम मत करो कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इससे आंसर ये निकल गया। केवल ये काम करने की कोशिश मत करना, थोड़ा लॉजिकली भी काम करने की कोशिश करना। टाइम के साथ ये चीजें हम देखेंगे, धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव होंगी। मतलब स्किल्स जो है
ये धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन सीखते जाना है टाइम के साथ। भारी लगेगा बोलना सर फिर से बता दीजिए, क्योंकि होता है पहली बार में हम नहीं समझ पाते, अरे क्या बोल रहे हैं सर, हमको नहीं समझ में आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, तो फिर तुमको पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना थी। नहीं समझ में आएगा तो बोलना कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दीजिए, हम एक बार देख लेंगे इस चीज को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बट अभी के लिए ये फॉर्मूला जो है ये नोट कर लो, एवरेज मोलर मास वाले पार्ट का हेडिंग डाल दो, एवरेज मोलर मास या मीन मोलर मास, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। मीन मोलर वर्ड भी चलता है, मीन मोलर मास, और इसको मिक्सचर का भी मोलर मास बोलते हैं। एक तो हेडिंग डाल दो और उसके नीचे ये फॉर्मूला नोट कर लो। ये डायग्राम के साथ नोट कर सकते, ज्यादा बेटर होगा। ये पूरे डायग्राम के साथ नोट कर लो। फॉर्मूला नोट कर लो और कुछ क्वेश्चन वाले कैलकुलेशन पे आते हैं हम लोग। तुम लोग को वेपर डेंसिटी बता दिया ना मैंने? यस सर। चलो बढ़िया से कैलकुलेशन करना। और एक बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल को बिल्कुल एक तरीके से हो सके तो ध्यान याद रखो, क्योंकि अभी याद नहीं रखेंगे तो बाद में हम याद करवाएंगे तुम लोगों को, बाद में एक दो जगह और यूज करेंगे उस चीज को हम। अगर फॉर्मूला नोट कर लिया हो तो फिर हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नोट करना शुरू करो, और सिंपल कैलकुलेशन है तो थोड़ा तेजी से काम करना। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द molar mass of the mixture having 10 moles of H2SO4 and 10 moles of SO2. Calculate the molar mass of a mixture. मिक्सचर बोल दिया, इसका मतलब एवरेज मोलर मास की बात कर रहे हैं हम लोग। Having 10 moles of H2SO4 and 10 moles of SO2. तो जैसे N1M1 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग चलता है थोड़ा बहुत तो दिख रहा है यहाँ भी 10 मोल्स है, यहाँ भी 10 मोल्स है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो सीधा दोनों के मास का एवरेज बाई 2 करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। H2SO4 का मास नंबर 98 मतलब 98 ग्राम, और 81 शायद 76 है, चलो देख लेते हैं। मेरा SO2 भी वाले 81 है। पार्ट, चलो हम देख लेते हैं, हो सकता है शायद हम गलत कैलकुलेशन किया हो। SO2 वाले पार्ट का जब कैलकुलेशन करेंगे तो SO2 वाले पार्ट के कैलकुलेशन में हम लोग का मास हो जाएगा 32 + 32 मतलब 64। अच्छा हाँ, शायद 81 ही होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। जब हम लोग दोनों का एवरेज निकालेंगे तो जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो एवरेज हमेशा मिड पॉइंट ही आएगा। मिड पॉइंट आने का मतलब 98 + 64/2 डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, तो 98 × 10 करते, फिर 64 × 10 करते, मतलब N1 M1
प्लस N2 M2 सॉरी N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो बात घुमा फिरा के बराबर रहता, ये 10 कैंसिल आउट हो जाता, तो बचता यहाँ से 98 प्लस 64/2। तो इसका मतलब है 98 प्लस 64 कितना हो जाएगा, तो 162 दिख रहा है, 162/2। इसका मतलब अपना आंसर आराम से 81 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर 81 होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख लेना। और एक छोटा सा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे पूछेंगे वही उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। और उस सर हिंट को, हाँ बोलो। सर इसमें सर नाइट्रोजन को 80% और ऑक्सीजन को 20% लेके बनाएंगे ना? एग्जैक्टली। तो जैसे उसी चीज पे आ रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट में। जैसे मान लो कि सवाल में वेपर डेंसिटी वाला पार्ट एयर का निकालने बोला है, तो यहाँ से एक छोटा सा कैलकुलेशन भी है जिस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे एक तो बचपन से चीज सुनते आ रहे हैं कि एयर में अलग अलग गैसेस का अलग अलग परसेंटेज होता है। जैसे नाइट्रोजन वाले पार्ट का परसेंटेज सुना होगा 78% होता है। और अगर हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट की बात करें, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट का परसेंटेज सुना होगा 21%। मतलब टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला करके 99%। तो बाकी बचा हुआ क्या है, तो 1% में सारे गैसेस हैं। लेकिन हम लोग अपने केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये 1% को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एक छोटा सा कन्वेंशन मान के चलते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन 78% के बराबर नहीं है, नाइट्रोजन वाला पार्ट 80% के बराबर है, और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये पार्ट 21 की जगह पे 20% के बराबर है। ये एक परसेंटेज का कन्वेंशन ध्यान रखना। इन जनरल क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में भी दे रखा होता है, कंसिडर नाइट्रोजन एज 80% एंड ऑक्सीजन एज 20%। तो भले ही एग्जैक्ट वैल्यू 78%, 21% और बाकी गैसेस का 1% है, लेकिन ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए आराम से नाइट्रोजन का 80% लेंगे और ऑक्सीजन का 20% लेंगे। अब पॉइंट ये है कि सर हम लोग को एवरेज निकालना था, तो हम लोग तो अभी तक नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम कर रहे थे। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम करो या परसेंटेज के टर्म में काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक यहाँ पे छोटा सा एडवाइस और ऐड कर रहे हैं, जब भी कभी परसेंटेज का सवाल देगा, जब भी कभी परसेंटेज का सवाल देगा, तो एक्स मत माना करना, हमेशा 100 वैल्यू ले लेना। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम करके चलना कि टोटल मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स 100 के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर 100 के बराबर है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर हम लोग कंसिडर कर रहे थे 80%, इसका मतलब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 80% ऑफ 100 मोल्स, इसका मतलब बेसिकली 80 मोल्स हो जाएगा। इसलिए 100 मान के चलना, क्योंकि जब 100 में हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। और एक्स मत मानना, क्योंकि वेरिएबल आने से डर लगता है अंदर से, तो वेरिएबल अवॉइड करके चलना, कांस्टेंट 100 के टर्म में काम कर दिया करना। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर 100 के बराबर होता, तो उसमें नाइट्रोजन कितना होता, तो 80 मोल्स के बराबर। और ऑक्सीजन दे रखा है 20%, मतलब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 20 मोल्स के बराबर। तो एक चीज मालूम पड़ गया कि नाइट्रोजन का मोल्स 80 होगा, ऑक्सीजन का मोल्स 20 होगा, अगर हम लोग एयर के 100 मोल्स को लेके चलते हैं तब। तो अपना 14.4 कैलकुलेशन नहीं, 14.4 तो नहीं होगा। अच्छा, वेपर डेंसिटी निकालने बोला है ना, हाँ 14.4। चलो, इसमें जैसे कैलकुलेशन में हम लोगों को ऐसा बोला है वेपर डेंसिटी निकालने के लिए, तो हम लोग पहले एक काम कर लेते हैं, हम लोग मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकाल लेते हैं। तो एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बताया था N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N1 कितना दे रखा, 80 मोल्स के बराबर, 80 इंटू मोलर मास वाला पार्ट नाइट्रोजन का 28 के बराबर, फिर N2 कितना है, तो 20 इंटू मोलर मास वाला पार्ट 32 के बराबर, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो इसलिए भी मैंने 100 मानने बोला है कि नीचे का वैल्यू 100 आ जाए। तो अगर नीचे का वैल्यू 100 आ जाएगा, तो 100 से किसी भी चीज को डिवाइड करना डेफिनेट सी बात है, थोड़ा आसान कम होता है। तो एवरेज मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 28 इंटू जब 8 करेंगे तो 4 हो गया, उसके बाद 224, और जब 32 इंटू 20 करेंगे, ऐसा 2240 हो जाएगा। फिर जब 32 इंटू 2 करेंगे तो 64, तो 640 के बराबर आएगा वैल्यू, डिवाइडेड बाई नीचे 100 है।
तो कैलकुलेशन में 0 हटा ही देते हैं, तो 224 प्लस 68 इसका मतलब आएगा वैल्यू 288 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 28.8 अपना वैल्यू निकल के आएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो बेसिकली एयर वाले पार्ट का मोलर मास का वैल्यू 28.8 ग्राम के बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। तो अगर मोलर मास बाई 2 है मतलब 28.8 बाई 2, इसका मतलब 14.4 के बराबर का वैल्यू आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, एयर का ये कैलकुलेशन 80% और 20% के हिसाब से चलेगा, पहला चीज। दूसरा, कभी भी अगर हम लोग के क्वेश्चन में परसेंटेज दिया तो हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू 100 मान के चल लिया करेंगे, और 100 के हिसाब से हम लोग जो भी परसेंटेज है उससे कांस्टेंट वैल्यू के टर्म में कैलकुलेशन करेंगे, ताकि अपना कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान निकल के आ जाए। अगर किसी को ये चीज दोबारा समझना है तो समझ सकते हैं, अदरवाइज इस चीज को नोट कर सकते हैं। खुद से नोट करने की कोशिश करो तो ज्यादा बेटर होगा। ये क्वेश्चन को तुम ध्यान रखना ही रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत जगह यूज होगा। अभी भी यूज होगा, क्लास 12th में भी यूज होगा, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, बार बार यूज होता है। सिर्फ फॉर्मूला, क्या सिर्फ फॉर्मूला वाला में थोड़ा चाहिए, क्या है ब्रो? सिर्फ नहीं नोट करना। ये फॉर्मूला थैंक यू सर। नोट कर लो भाई, कैलकुलेशन नोट कर लो नीचे वाला। तो मेरे से एक सवाल पूछा था बहुत दिनों पहले, एक सवाल पूछा था जैसे सर मास नंबर तो फिक्स्ड होता है, पता नहीं तुम्हारे बैच में पूछा था किसी और बैच में पूछा था। सर मास नंबर तो फिक्स्ड होता है, जैसे ऑक्सीजन है तो मास नंबर उसका 16 होगा, लेकिन जैसे क्लोरीन है तो उसमें हम लोग मास नंबर 35.5 क्यों लेते हैं? कोई एक सवाल पूछा था। एक्चुअल में हम लोग मास नंबर 35.5 नहीं लेते, हम लोग मोलर मास 35.5 ग्राम लेते हैं। वो क्यों लेते हैं उस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा सा। जैसे जब भी कभी कोई एलिमेंट आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाँ प्रियांशु बोलो, डाउट है क्या? सर हमको पता है क्यों लेते हैं वैसा। चलो बताओ, बढ़िया है। सर क्योंकि क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है, एक का मास होता है 35 हाँ और एक का शायद होता है 37। हाँ तो वही उसका मीन निकालने से 35 लेते हैं। एग्जैक्टली जैसे होता क्या है, जब भी कभी एलिमेंट्स आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग जब उसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग सारे के सारे आइसोटोप्स के परसेंटेज के वजह से या परसेंटेज के रिस्पेक्ट में उस एलिमेंट के एवरेज मोलर मास की बात करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में भी 16 और 18 होता है, लेकिन क्योंकि जो मास है वो 16 की तरफ ज्यादा होता है तो हम लोग ओवरऑल मास 16 बोल देते हैं। हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए आइदर हम लोग एग्जैक्टली इंटीजर के टर्म में काम करेंगे, नहीं तो 0.5 हुआ तो बात अलग है।
कहीं भी 0.3 0.4 टाइप से वर्ड यूज नहीं करते हम लोग। जैसे बोरोन के केस में भी यही होता है, उसमें 11 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आता है, 11.3 आता है, लेकिन उसको 11 मान के चलते हैं। तो कैलकुलेशन में जब भी कभी कोई एक एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, तो हमेशा उस एलिमेंट का हम लोग एवरेज मोलर मास को ही मोलर मास के लिए यूज किया करेंगे, जो कि हमेशा दोनों के एवरेज मोलर मास के फॉर्मूले से निकल के आ सकता है। तो अपना जो 35.5 है, ये 35 और 37 के बीच में कहीं पे आ रहा है, मतलब बीच में, मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, बट मिड में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एवरेज मोलर मास से बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं, मास नंबर नहीं है, मतलब एवरेज मोलर मास, मतलब सारे के सारे आइसोटोप्स का एवरेज मोलर मास कंसिडर करते हुए चल रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का सिंपल सा मतलब अभी समझना, परसेंटेज निकालना है दोनों आइसोटोप्स का। ये वर्ड रिलेटिव अबंडेंस यूज किया जाता है हमेशा। फाइंड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ chlorine 35 and chlorine 37 in nature if the average molar mass is 35.5। एक काम करना है, एक सेकंड कैलकुलेशन मत करना अभी, बिना पेन चलाए हुए दिमाग में कैलकुलेशन करके देखो, जो अभी तरीका बताया था एवरेज का बेसिक कंसेप्ट, बिना पेन चलाए हुए सोच के देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर 35 का ज्यादा अबंडेंस होगा। सर अरे 30 रिलेटिव 5 सर फाइंड करने 35 बोला प्लस कितना, 75% है और उसका 25 हो जाएगा। हाँ 35 सॉरी 25 एंड 75। बिना पेन चलाए हुए सोच के देखो कि ये वैल्यू कैसे आया, बिना पेन चलाए हुए कैलकुलेट करो, मजा आएगा तुम लोगों को। ये आंसर बोल दिया ज्यादा एबंडेंस होगा, अरे फाइंड करना है रिलेटिव एबंडेंस, वैल्यू फाइंड करना है। और हम धीरे धीरे करके उसका हिंट देते चले जाते हैं। अपना लोअर लिमिट 35 है और उनका अपर लिमिट वाला पार्ट 37 के बराबर है, और यहाँ पे वैल्यू दिख रहा 0.5, मतलब हम लोग यहाँ से 0.5 यूनिट आगे चल रहे हैं। तो 0.5 0.5 0.5 0.5 बेसिकली हम लोग 4 बार 0.5 को कंसिडर कर रहे हैं। तो अपना जो टोटल गैप है 2 का, इसको हम लोग जब 4 से डिवाइड करेंगे तब जाके हम लोग का वैल्यू 0.5 के बराबर निकल के आएगा। तो 4 बार डिवीजन के बाद फिर हम लोग इस साइड में 1/4 में है और दूसरे साइड में हम लोग 3/4 में है। तो जिस साइड में वैल्यू ज्यादा इंक्लाइंड है उस साइड में ज्यादा रेशियो रहेगा, मतलब इधर का गैप 3/4 है तो इसका मतलब इसका अमाउंट 3/4 होगा। इधर का गैप 1/4 है तो इसका मतलब 37 का अमाउंट 1/4 के बराबर होगा। इससे भी हम लोग 25 और 75 का वैल्यू ले सकते हैं। 100 को 4 पार्ट में डिवाइड किया 25 आया, तो 1/3 का मतलब, सॉरी 1/4 का मतलब हो गया 25, 3/4 का मतलब हो गया 75। तो ये भी कैलकुलेशन करने के तरीकों से क्या क्या इक्वल रहता तो 50-50। इक्वल रहता तो 50-50। मतलब ये भी एक लॉजिकल तरीका है इस तरीके के पार्ट को सॉल्व करने का। एक्चुअल में यार जैसे मूल कंसेप्ट है तो इसमें कुछ है नहीं, मूल कंसेप्ट बेसिकली यूनिटरी मेथड है, अपने जनरल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड कैलकुलेशन है। अब उसमें होता क्या है कि लोग जनरली चीज ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे तुम लोगों को मैंने शुरू में बोला था कि सब्जी मार्केट जाते हैं तो हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि अभी वहाँ 50 ग्राम रहता है, वहाँ 100 ग्राम होता है, इधर 1 किलो लेते हैं, उधर 5 किलो लेके चलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। उन्हीं ऑब्जर्वेशन को हम लोग केमिस्ट्री के एक फॉर्मेट में पुट अप कर रहे हैं। तो हम लोग को टेक्निकल लगता है ये चीज, अरे भाई बहुत भारी चीज है यार, मोल क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एवरेज मोलर मास क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो लोग जो ये चीजों को जनरली ऑब्जर्व नहीं करते, उन लोगों के साथ ये दिक्कत होता है कि उनको नहीं समझ में आता ये क्या बोल रहा है। तो हम लोग उसको फॉर्मूले में ओरिएंट कर देते हैं, ये फॉर्मूला है भाई, ये वैल्यू है, पुट करो और आंसर निकालो। ताकि लोगों को, अब हमको अगर कोई बोला सर हमको नहीं समझ में आया सर, ठीक है फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो,
सिंपल सी बात है, आंसर निकालने आ जाएगा, हम बहुत डिटेल नहीं समझाएंगे उस चीज का, हाँ निकालो आंसर निकालो। बट जिनको ये जनरल ऑब्जर्वेशन समझ में आया उनके लिए चीजें आसान है। जैसे सब्जी मार्केट गए, मान लेते हैं कि ऐसा बोला 1 किलो 18 रुपीज का है, तो 1 किलो 300 कितने रुपीज का होगा, मतलब एक किलो 300 ग्राम कितने रुपीज का होगा। अब इसमें कंफ्यूज है, तो ये मोल कंसेप्ट का सवाल नहीं है लेकिन रिलेटेड सवाल है ये। एक मोल 18 प्रोडक्ट बनाएगा, तो 1.3 मोल कितना प्रोडक्ट बनाएगा, रिलेटेड है ये चीज। मतलब इसी चीज को हम लोग केजी और रुपीज में रिलेट कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट में रिलेट कर सकते हैं, या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में रिलेट कर सकते हैं। तो वही यूनिटरी मेथड जो अपने डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होते हैं, उसको हम लोग माइन्यूट लेवल पे लेके चल रहे हैं, मोल्स के टर्म में बोल रहे हैं, मास में एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में काम करके चल रहे हैं। एवोगाड्रोस नंबर एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन है सारा कुछ घुमा फिरा के वही अपना जनरल ऑब्जर्वेशन। तो टेंथ में मोलर मास या टेंथ में जो मीन वैल्यू निकालना सीखा, वही मीन वैल्यू है यहाँ पे। लेकिन वहां पे बचपन से फॉर्मूला सीख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वैल्यू ऐड करो बट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, हो गया अपना मीन वैल्यू निकल के आ गया। लेकिन उसका लॉजिकल एस्पेक्ट किसी ने नहीं सीखा कि मीन में जो अपना लोअर लिमिट और हायर लिमिट है, हमेशा मिड में वैल्यू आता है, और मिड में भी वैल्यू उस साइड ज्यादा इंक्लाइंड होता है जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। ये चीजें अगर हम लोग कर रहे तो इतना लंबा सवाल फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। यहाँ भी टोटल 35.5 है, तो N1 M1। अब मान लेते हैं कि क्लोरीन 37 का, इसका हम स्टैंडर्ड तरीका बता देते हैं। मान लेते हैं Cl35 का परसेंटेज x के बराबर है, तो टोटल Cl35 प्लस Cl37 100% के बराबर होगा। तो उसमें से अगर Cl35 x के बराबर है, मतलब 37 वाला पार्ट 100 माइनस x के बराबर होगा, तो परसेंटेज बोलो या मोल्स बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एवरेज मोलर मास 35.5 विल बी इक्वल टू N1 इंटू M1, मतलब x इंटू 35 प्लस N2 इंटू M2, मतलब 100 माइनस x इंटू 37 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 100 माइनस x प्लस x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 100। तो यहाँ से पूरे पार्ट में दिख रहा है तुम लोगों को कि एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन निकल के आएगा यहाँ से। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, यहाँ से एक्स वाला पार्ट आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो जब एक्स वाला पार्ट फाइंड कर लेंगे तो अपना कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होगा, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल बहुत ही मैथमेटिकल तरीका हो गया। लॉजिकली बात कर ली, जैसे रवि का आंसर आ गया तुरंत, तो जिनको ये लॉजिक समझ में आता है, जिन लोगों ने पहले से कभी चीज कर रखा होगा, वो बहुत ही फास्टली कैलकुलेट करेंगे। जो लोग इस चीज को पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी सीख सकते हैं इस चीज को, फास्टली आंसर निकल के आ जाएगा। और लास्टली आपके पास फॉर्मूला तो है, अगर लॉजिकली काम कर पाए तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं कम कर पाए तो फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स वाला पार्ट जो है 20 30 ये 75 निकल के आएगा। तो एक्स वाला पार्ट क्लोरीन के लिए था, ये पार्ट 75 निकल के आएगा। मतलब हम लोग Cl35 का रिलेटिव अबंडेंस 75 लेके चल रहे हैं, और Cl37 वाले पार्ट का रिलेटिव अबंडेंस वाला पार्ट हम लोग 25% के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। समझ आया ये पार्ट सबको, एवरेज मोलर मास वाला पार्ट? अगर नहीं समझ में आया तो कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग कुछ होमवर्क वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जो आप लोगों को ट्राई करके आना है। मोल कंसेप्ट में क्या है भाई, मोल कंसेप्ट ये वाला का मोल कंसेप्ट कहाँ गया? मैथमेटिक्स chemical bonding। हाँ ठीक है। इसमें जैसे ये है टॉपिक तुम्हारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोग को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, इंपिरिकल फॉर्मूले का। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व कर लेना, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 58, 60, 61, 62, 63,
उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, बैलेंस्ड केम के लिए क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क दे दिया था। इसमें तुम लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अप टू 83। फिर उसके बाद 84, 85, इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उसके अलावा 88, उसके अलावा इसमें कुछ होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को एक्सरसाइज 3 में? बताओ भाई कोई, 83 में कुछ होमवर्क दिया था क्या? मतलब एक्सरसाइज 3 में कुछ होमवर्क दिया था क्या? कोई बोल ही नहीं रहा। नो नो सर। नहीं दिए थे तो अच्छा, नहीं ठीक है, इसका होमवर्क हम अभी नहीं दे रहे। काम करेंगे, जिस दिन मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो तुम लोग ये मेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस एक ही बार सॉल्व करोगे। टोटल 59 क्वेश्चंस है, इसको एक ही बार सॉल्व करेंगे। एडवांस का क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? पहले एडवांस वाला सॉल्व करो, मेंस वाला एक ही बार सॉल्व करना। मोलर कंसंट्रेशन अभी नहीं बना सकते, फिर उसके बाद सेकंड वाला केस भी नहीं बना सकते, थर्ड वाले केस में नहीं बना सकते, फोर्थ नहीं बना सकते, फिफ्थ नहीं बना सकते, सिक्स नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 7, एडवांस वाला एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा सवाल है, सोच के देखना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लेना, ठीक है ये भी ट्राई कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसमें। उसके अलावा आज सब्जेक्टिव का होमवर्क मिलना शुरू होगा तुम लोगों को, तो अभी मेहनत बढ़ेगा तुम लोगों का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में है तुम्हारे पास। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत भारी टाइप के हैं इसमें, तो उन सबको ट्राई तो खैर करना ही करना है, बट एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 14 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है। ये सब कैलकुलेशन बड़े कैलकुलेशन, मतलब तुमको बहुत ही पेशेंटली धीरे धीरे कैलकुलेशन करना होगा, बट एक एक क्वेश्चन ट्राई करना है पर डे। एक क्वेश्चन ट्राई करो, टाइम लगेगा बट उसके आंसर पे पहुंचो। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम हिंट देंगे, फिर ट्राई करके देखना, आंसर पे पहुंचने की कोशिश करना। एडवांस लेवल प्रॉब्लम में हम एक एक क्वेश्चन ही होमवर्क देंगे तुम लोग पर डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिंपल सिंपल होमवर्क दिया भी है, पता नहीं क्या है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, इतने क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना। ये एक्सरसाइज 1 का 3 से लेकर के 10 तक, उसी के पार्ट 2 में एडवांस लेवल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर केवल एक दे रखा था, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। जिसको भी डाउट होगा वो डाउट वाले ग्रुप में फटाफट क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है, उसका रिप्लाई हम लोग कर दिया करेंगे। बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन का हम हिंट दे तुम लोगों को पहले केवल, और उसके हिसाब से फिर से क्वेश्चन ट्राई करके देखना। फिर नहीं बनता है तो फिर हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से बना के डाल दिया करेंगे, ठीक है? सर इससे चलो भैया, पहले वाला कौन सा असाइनमेंट था? इससे पहले वाला कौन सा असाइनमेंट था? वर्कशीट 4, वर्कशीट 4। सर इससे पहले कौन सा एक्सरसाइज था वो? कौन सा एक्सरसाइज था? एक्सरसाइज 1 बोल रहा है ना? यस। एक तो ये एक्सरसाइज 1 हो गया, ठीक है? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर इसमें 1 से 10 तक दिए थे आप पहले। अच्छा दे चुके हैं क्या पहले? अरे हाँ सर भाई, ये दे दी। फिर तो चलो फिर तो आगे ट्राई करो, बढ़िया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करके देखना, 12। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 20,
21। इन सब क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके देखो, 3 क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके देखो, और जो भी डाउट होगा आराम से ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही क्लास।